गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी करंट अफेयर्स के ऊपर। ये हमारे सेशन की पहली वीडियो होगी। ठीक है जी, हम यहाँ पर रोज के करंट अफेयर्स पढ़ा करेंगे। क्या पढ़ा करेंगे जी? डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज कौन से दिन के पढ़ने वाले हैं जी? आज हम पढ़ने वाले हैं 24 जनवरी 2022। 24 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ आज मैं। और मैं कौन हूँ भैया? मेरा नाम है विवेक मलिक। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। ये हमारी पहली क्लास है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब हेडलाइंस क्या है? हेडलाइंस भी है, ये है कि जो हमारे होम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर, कहाँ के? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। यानी कि जिलों के आधार पर गुड गवर्नेंस, किस जिले में कितनी अच्छी गवर्नेंस है, यानी कि लोगों के लिए गवर्नेंस, सरकारी सुविधाएं कितने अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है, गवर्नेंस कितनी अच्छी की जा रही है, लोगों के ऊपर कितने अच्छे से रूल्स एंड लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कितनी आसानी हो रही है लोगों को रहने में। ठीक है जी, कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? जम्मू के अंदर। और ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स होगा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान इंडेक्स आता है हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस देखते हैं कि इंडिया और यूएस के जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर। क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर भी वो क्लाइमेट कॉम्बैट को लेकर डिस्कशन करेंगे। और क्लाइमेट कॉम्बैट के अंदर भी किस चीज को लेकर डिस्कशन करेंगे? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेरिस पीस एग्रीमेंट की। कब हुआ था भैया पेरिस पीस एग्रीमेंट? 2015 में। और वो भी चीज क्या है? कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन सॉल्यूशन, CCUS। कि हम जो कार्बन छोड़ रहे हैं, चाहे हमारी कार्स के थ्रू हो, फैक्ट्रीज के थ्रू हो, हम फैक्ट्रीज के थ्रू भी कार्बन छोड़ रहे हैं, हम कार्स के थ्रू भी कार्बन छोड़ रहे हैं, साथ ही साथ हम एरोप्लेन्स जो है, हमारे शिप्स हैं, इन सब के थ्रू जो हम कार्बन छोड़ते हैं, कैसे उसे कैप्चर किया जाए और उसकी यूटिलाइजेशन के सॉल्यूशंस क्या क्या हो। अदर इम्पोर्टेंट चीज जो हेडलाइन है अब ये है कि भैया 6 लोग रजिस्टर कर सकते हैं कोविन ऐप के ऊपर कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए, एक मोबाइल नंबर से। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट इज हिमाचल एंड हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, हिमाचल एंड हरियाणा गवर्नमेंट जो है, उन्होंने प्लान डिस्कस किया है सरस्वती रिवर को रिवाइव करने का। अब सरस्वती रिवर कौन सी है जी? सरस्वती रिवर है हमारी वैदिक काल की रिवर, वैदिक टाइम की रिवर। ठीक है जी, उसके बाद ये विलुप्त हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी रिवर। और माना जाता है कि ये घाघर जो वो है, घाघर आपका घाघर रिवर है, इसके पैरेलल बहती थी ईस्ट पाकिस्तान और राजस्थान के पंजाब के एरिया से, इससे निकलते बहती थी। इसके रिजुवलेशन का प्लान कौन प्रपोज कर रहा है? हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, कौन है जी हमारे देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र दामोदर मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने क्या करा है जी? डिस्ट्रिक्ट से अपील की है कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम बाउंड टारगेट्स रखे जाएं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स को अपील की है कि भैया जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उन्हें अप्लाई करने के लिए टाइम बाउंड टारगेट रखे जाए कि 2 महीने 3 महीने साल भर के अंदर इन्हें अप्लाई करा जाएगा। ताकि जिससे जो ईज ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी सुना होगा आपने। जल्दी मुझे कमेंट में बताइए कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, ताकि लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ सके। इसलिए पीएम मोदी ने दरखास्त की है डिस्ट्रिक्ट से कि टाइम बाउंडेड बाउंडेड टारगेट सेट कर कर गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है जी, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर अब ध्यान डाल लेते हैं। कौन सी जी? इकोनॉमिक्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर की। ठीक है जी, क्या इंपॉर्टेंट खबर की गवर्नमेंट ने कहा है कि एग्रीकल्चर जो है इसके अंदर ड्रोन्स का यूज करना स्टार्ट किया जाए। एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन्स का यूज यानी कि प्रिसाइज्ड फार्मिंग के लिए, प्रिसाइज फार्मिंग यानी कि साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग की चीजों पर नजर रखा जाए। कितने एकर्स में, कितने एरिया में हम कौन सी फसल उगा रहे हैं, क्या क्लाइमेट कंडीशंस होने वाली हैं, क्या क्या इन फ्यूचर हो सकता है, वेदर कैसा हो सकता है, क्लाइमेट कह रहा हूँ सॉरी, वेदर कंडीशंस क्या हो सकती हैं, इन सब चीजों में। साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करने में जो हमारी एग्रीकल्चर है उसकी हेल्थ कैसी है, इस चीज को नजर रखने के लिए ड्रोन्स का यूज किया जाए। इससे एक तो हमारी ड्रोन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, साथ ही साथ हमारे एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिलने की उम्मीदें होंगी। नेक्स्ट आते हैं जी, हम कुछ वर्ल्ड करंट अफेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी वर्ल्ड के अंदर करंट अफेयर्स चल रहे हैं। कनाडा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है जी, ब्रिटिश कोलंबिया वैसे तो एक अलग देश है, लेकिन कनाडा के अंदर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वहाँ के रिसर्चर्स ने मॉलिक्यूलर लेवल एनालिसिस किया है। किसका मॉलिक्यूलर लेवल एनालिसिस किया है भैया? ओमिक्रॉन जो वायरस है आपका, कोविड का जो वेरिएंट है, इसका मॉलिक्यूलर लेवल एनालिसिस किया है फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड फर्स्ट
मॉलिक्यूलर एनालिसिस है ये ओमिक्रॉन वायरस का। ठीक है जी। तिक नहा हान, तिक नहा हान कौन है जी? ये एक इन्फ्लुएंसर थे, प्रीचर थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इनकी डेथ हो गई है 95 साल, 95 साल की उम्र में। और ये वियतनाम के रहने वाले थे, यानी कि बुद्ध धर्म के एक भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, जिनकी डेथ हो गई है 95 की उम्र में। बहुत ज्यादा फेमस थे, थिक नाट हान। ठीक है जी, वियतनाम के रहने वाले थे। अगर नेक्स्ट देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक फोरम जो है, इनकी मीटिंग होने वाली थी जी। कहाँ पर होने वाली थी? स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर इनकी मीटिंग होने वाली थी, और इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। कब के लिए? मई 22 से मई 26, यानी कि 22 मई से 26 मई की मीटिंग आगे बढ़ा दी गई है, डेट इस मीटिंग की, जो कि पहले होने वाली थी। मतलब होने तो अब भी स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, अब पहले भी स्विट्जरलैंड के अंदर थी, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है जी, पहले जल्दी होनी थी, अब 22 से 26 मई कर दी गई है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखे तो क्या है भैया, इस ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग है, एनुअल मीटिंग, इसकी थीम थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर एंड रिस्टोरिंग ट्रस्ट। वर्किंग टुगेदर एंड रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स में जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि भैया, कि इंडिया के फॉर्मर फुटबॉलर और कोच सुभाष भौमिक, ठीक है जी, बंगाली है, एक इंडिया के फॉर्मर फुटबॉलर हैं। इनकी डेथ हो गई है। कितने साल की एज में जी? 72 साल की उम्र में कोलकाता के अंदर इनकी डेथ हो गई है। और भैया ये उस ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम में थे जिसने 1970 एशिया गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है जी, सुभाष जी हमारे 72 साल की उम्र में कहाँ पर डेथ हुई है जी? कोलकाता के अंदर डेथ हुई है। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल की राजधानी है जी, कलकत्ता, कोलकाता। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं जो हमें थोड़ा सा डीप में जानने की जरूरत है। फर्स्ट वन इज मैंगलुरु प्लास्टिक पार्क। मैंगलुरु के अंदर एक प्लास्टिक पार्क खोला गया है। प्लास्टिक पार्क का मतलब क्या है? प्लास्टिक पार्क का मतलब वही है, सिंपल से शब्दों में याद रख लेना, कि जहाँ पर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जा सके, जितनी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सारी एक जगह लाई जा सके, ताकि जिससे पहली चीज तो क्या हो कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट घट जाए, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट घट जाए, लोगों को प्लास्टिक प्रोडक्ट ढूंढने के लिए जो व्यापारी होना अलग अलग जगह ना जाना पड़े, उन्हें एक जगह पता हो कि यहाँ पर अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ जैसे रॉ मटेरियल अगर कर्नाटक में बना उसे भेजो तमिलनाडु प्रोसेस करने के लिए, वो दिक्कतें खत्म। वहीं पर उसी एक एरिया के अंदर रॉ मटेरियल बनेगा, वहीं पर सप्लाई हो जाएगा मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चर करेंगे, देन उसके बाद वहां से सीधा वेयर हाउस भी वहीं पर, मतलब कि इसी एरिया में वेयर हाउस भी डेवलप करे जाएंगे, एक्सपोर्ट यूनिट्स भी डेवलप की जाएंगी। प्रोजेक्ट की लागत क्या है जी? 62.77, 62.77 करोड़। ठीक है जी। कहा किसने है बनाने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का ये टेंडर है जिसने छोड़ा है। ठीक है जी। प्लास्टिक पार्क बनाना है कहाँ पर जी? गंजीमुट, मैंगलुरु, कर्नाटका। गंजीमुट एक गांव है मैंगलुरु के अंदर, कर्नाटक। मैंगलुरु क्या है जी? डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक स्टेट के अंदर। बनाने वाला कौन है जी इस प्रोजेक्ट को? इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड, KIADB। कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड, KIADB। ठीक है जी। और अगर ये KIADB ने 3 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट ना बनाया, तो ये प्रोजेक्ट किसको ट्रांसफर हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा जी किसी अदर वेंडर को। ठीक है जी। इस जितना भी इस प्रोजेक्ट में खर्च आने वाला है उसका 50% शेयर कौन देगा? इसका 50% शेयर देगा जी सेंटर। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दिल्ली स्ट्रीट स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट। दिल्ली स्ट्रीट स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट क्या है कि भैया, दिल्ली की सड़कें जो हैं उन्हें यूरोपियन स्टाइल में डेवलप कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट, यानी कि आप गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट। ठीक है जी। इसके लिए अभी जो इस फेज में चुने गए हैं 540 किलोमीटर की रोड्स, यानी कि 540 किलोमीटर की दिल्ली की जो रोड्स हैं, 540 किलोमीटर लंबी कुछ रोड सेलेक्ट की गई हैं, उन्हें यूरोपियन यानी कि यूरोप के कॉन्सेप्ट पर बनाया जाएगा। कॉन्सेप्ट यूरोप के कॉन्सेप्ट मतलब 30 मीटर तो कम से कम चौड़ी होंगी वो रोड्स, जिनके ऊपर बैलेंस ट्रांजिट होगा। बैलेंस ट्रांजिट व्हीकल मतलब कि साइकिलिस्ट, जो साइकिल चलाने वाले हैं, पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाले हैं, साथ ही साथ जो गाड़ियां मोटरसाइकिल से चलाने के लिए, सबके लिए स्पेस होगा। ये नहीं कि सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए या गाड़ी वालों के लिए, साइकिल वालों और पैदल वालों को कोई सुन ही नहीं रहा है, सबके लिए प्रॉपर स्पेस अवेलेबल कराया जाएगा। बना कौन रहा है जी इन सड़कों को? पब्लिक वर्क वर्क डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, यानी कि PWD दिल्ली ने बना रही है। ठीक है जी। 9 एजेंसीज को लगाया गया है, 9 इंस्टीट्यूट्स को मतलब इनवाइट किया गया है आइडियाज देने के लिए। यहाँ पर और क्या क्या किया जाएगा जी? जो स्ट्रीट डेवलप की जाएंगी इनके अंदर यहाँ पर लाइब्रेरीज, ग्रीन स्पेस यानी कि पार्क्स, टॉयलेट्स, ठीक है जी, पब्लिक सिटिंग एरियाज,
इन सारी चीजों का भी अरेंजमेंट किया जाएगा, जैसे कि साइकिल स्टैंड्स वगैरह। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कोशिश की जाएगी, कोशिश का मतलब अवेलेबल कराई जाएगी ई रिक्शा टाइप, ई रिक्शा हॉल्ट स्टॉल्स, ताकि डीटीसी के स्टैंड से उतरने के बाद भी आपके पास लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि घर पैदल ना जाए, घर जाने के लिए कुछ हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर चलते हैं जी। यूएन जो है हमारे, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन ने एक अलार्म जारी किया है, कहा है कि भैया वर्ल्ड के अंदर जो है 5 अलार्म ग्लोबल फायर जारी करा है। क्या कहा है कि भैया वर्ल्ड के अंदर 2022 के अंदर 5 बहुत बड़े बड़े मेजर रिस्क आने वाले हैं। 5 मेजर रिस्क, यानी कि 5 बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। और इन्हीं 5 दिक्कतों को नाम दिया गया है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 5 अलार्म ग्लोबल फायर। ठीक है जी, 5 अलार्म की ग्लोबल फायर जो लगने वाली है दुनिया के अंदर। क्या क्या 5 दिक्कतें होंगी जो आएंगी? डिमिनिश्ड, यानी कि कम हो चुका पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि कम हो चुकी शांति और सुरक्षा। किस चीज की वजह से? कोविड की वजह से। लॉलेसनेस इन साइबर स्पेस, यानी कि जो हमारा इंटरनेट है इसके अंदर अराजकता, किस चीज की वजह से? कोविड की वजह से। क्लाइमेट क्राइसिस, हम जो इतना लोग फ्यूल्स वगैरह वेस्ट करते हैं, सब जो हम पानी बर्बाद करते हैं, इसकी वजह से जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रहे हैं। बैंकरप्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि जो वैश्विक, यानी कि विश्व स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंस सिस्टम है, वो बैंकरप्ट हो चुका है, कंगाल हो चुका है, दिवालिया हो चुका है कोविड की वजह से। ठीक है जी। डिमिनिश्ड पीस एंड सिक्योरिटी, कम हो चुकी शांति और सुरक्षा। दोबारा बताया था जी, डिमिनिश्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ये रीजंस बता रहा है यूएन की भैया इन चीजों की वजह से ये दिक्कतें आने वाली है। इन चीजों को रोकने के लिए हमें एवलांच एक्शंस लेने होंगे। एवलांच एक्शन यानी कि बहुत ही कठोर फैसले एकदम से और बड़े फैसले लेने होंगे। जैसे कि हमें अपना ग्लोबल एमिशन किस चीज का भैया? ग्लोबल एमिशन हमारा कार्बन का, कार्बन ग्लोबल एमिशन जो है वो हमें रिड्यूस करना होगा 45% तक, इस सदी के इस डिकेड के एंड तक। डिकेड के मतलब 2030 के एंड तक 45% तक कम करना होगा। यूएन ये भी कहता है कि भैया हमारे जो टेम्परेचर है वर्ल्ड का, उसे हमें 1.5 डिग्री ही बढ़ने देना होगा प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। प्री इंडस्ट्रियल टाइम कौन सा? यानी कि 1800 के करीब से, जब से इंडस्ट्री आई थी उससे पहले टेम्परेचर था, उससे बस 1.5 डिग्री बढ़ने देना होगा, वरना दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में करंट सिचुएशन देता है यूनाइटेड नेशंस। करंट सिचुएशन क्या देता है? ये कहता है कि भैया जो पेंडेमिक है, इसकी वजह से अमीर लोग तो फेवर हुए हैं और गरीब लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। सही बात है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बैंक करप्ट है, वही बातें, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है कि भैया नीड टू एक्सपेंड इंटरनेट एक्सेस, यानी कि इंटरनेट एक्सेस बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 3 बिलियन पीपल के पास अभी भी इंटरनेट नहीं है। ठीक है जी। इमीडिएट एक्शंस लेने होंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट को साइबर क्राइम और मिस इन्फॉर्मेशन को डील करने के लिए। साइबर क्राइम यानी कि जैसे आपने बुल्ली भाई और सुल्ली भाई जैसी 2 एप्स देखी थी, साइबर क्राइम है, या आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो जाना। इन चीजों को इमीडिएट एक्शंस लेने होंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट को। ठीक है जी। मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, जो गरीब देश हैं, उन्हें रिलीफ देने होंगे उनके लोन्स के अंदर। इसमें भी वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन कहता है, संयुक्त राष्ट्र कहता है कि भैया महिलाएं और औरतें जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर हैं इन सब के अंदर। ठीक है जी। मिडिल क्लास लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि अफ्रीका के अंदर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। वो वाला पलायन पलायन नहीं जो इलेक्शंस के मुद्दे बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए जी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 15 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। जैसे ही वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो एम्स ने एक स्टडी कर डाली। क्यों स्टडी कर डाली भैया? क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगनी स्टार्ट हुई है उन लोगों के बारे में तो पता हो कि इनके ऊपर कोविड और वैक्सीन के क्या इफेक्ट्स होंगे, है ना? तो स्टडी किस पर करी गई है? चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। ठीक है जी। और ये स्टडी क्या बताती है? एडोलेसेंट्स सफर फ्रॉम लो मॉर्टेलिटी एंड लेस सिम्टम्स कंपेयर टू एडल्ट्स, यानी कि जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, उनके अंदर जो है लो मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर कम है और सिम्टम्स भी कम देखने को मिलते हैं मुकाबले जवान लोगों के। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट हमारे याद रखने के लिए, एमआईएससी। एमआईएससी एक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, यानी कि एक डिजीज है जिसके अंदर हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल या एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी को ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। एमआईएससी जो है वो ऑब्जर्व करी जाती है, देखी गई है बच्चों में। और क्या देखा गया है कि 10,000 में से 12 बच्चे जो कोविड से इन्फेक्टेड थे, 10,000 में से उन 10,000 कोविड इन्फेक्टेड बच्चों में से 12 के अंदर एमआईएससी बीमारी डेवलप हुई। वो भी कब? 6 से 4 हफ्तों बाद
रिकवर होने के इन 4 to 6 वीक्स आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। ठीक है जी। आगे चलें इसी खबर के ऊपर। तो की फाइंडिंग्स जो है, ये की फाइंडिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भैया 50% अडल्ट को जो है, यानी कि 50% वयस्क लोग जो है उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई सेकेंड वेव के अंदर कोविड की। ठीक है जी। 7.3% को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। 2.3% को वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन दी गई और 2.8% को पाइप के थ्रू प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन देनी पड़ी। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट ये है कि 1% बच्चों को स्टेरॉइड्स देने पड़े और 17% बच्चों को अप्रोक्सीमेटली रेमडेसिविर देनी पड़ी। ठीक है जी। हॉस्पिटल्स के अंदर 15 से 17 साल के बच्चों का जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो 3.1% है अभी। ठीक है जी। ड्यूरिंग सेकेंड वेव इट वॉज 19.1% हॉस्पिटल मोर्टेलिटी रेट, जो कि अब काफी ज्यादा घट गया। ठीक है जी। करी क्यों गई ये स्टडी? क्योंकि 15 से 17 साल के बच्चों को 3 जनवरी से 2022 3 जनवरी से वैक्सीन लगानी स्टार्ट कर दी गई है। ये थे जी हमारे आज के करंट अफेयर। अगर ये आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।